Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our lecture of 10th class unit number 10 और जो हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटे इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने हमेशा आपसे डिस्कस किया था कि हर टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक की बेस होती है और इसी तरह हर चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर की बेस और इसी तरह हर क्लास नेक्स्ट क्लास की बेसिक्स होती हैं। अब ज़रा हम आ जाते हैं पीछे, क्योंकि हमारा जैसे टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट हम दो वर्ड को तो अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, सिंपल को भी हमें पता है किसे कहते हैं और मोशन को भी किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट ज़रा थोड़ा सा हम 9th क्लास पे आ जाते हैं, मोशन एंड इट्स टाइप्स। हम मोशन को अच्छी तरह डिस्कस करके आए हैं 9th क्लास में। कोई भी बॉडी अगर हरकत में है तो क्या होगा बेटे, वो मोशन में होगा, और उसकी फर्दर हम ये सारे एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे लिखने का भी एक और मकसद है, वो मैं आपको तीसरी एग्जांपल में जाके हमें पता लगेगा। सबसे पहले बेटा आ जाते हैं हम ट्रांसलेटरी मोशन में। ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन में सिंपल इज दैट हम कहते हैं अ बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। अब इसकी सादा सी एग्जांपल हमें कहाँ देखने को मिलती है? बैडमिंटन का मैच हम रूटीन में देखते हैं, उसमें जो शटल का जो मोशन है वो कौन सा मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन है। एक प्लेयर, क्रिकेट का प्लेयर जब ग्राउंड में बॉल को हिट करता है और 6 लगाता है तो उस बॉल का मोशन कौन सा मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन। क्यों? क्योंकि बॉल में रोटेशन नहीं होता, बॉल में क्या पैदा होता है? कर्व पैदा हो जाता है। इट्स क्लियर। अच्छा, अब ट्रांसलेटरी मोशन की बेटा फर्दर 3 हमारे पास स्पेशल केसेस हैं। वो कौन कौन से हैं? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट मैं इसका डिस्कस करूंगा। लीनियर मोशन किसे कहते हैं? द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अच्छा, अब जहन में सवाल पैदा होता है कि ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन में क्या फ़र्क है? ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी स्ट्रेट भी मूव करे या कर्व पाथ में मूव करे तो ट्रांसलेटरी होगी, लेकिन लीनियर में हम क्या लगाते हैं बेटे? एक कंडीशन लगाते हैं। वो कंडीशन क्या लगाते हैं कि द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी बॉडी का मोशन जब स्ट्रेट लाइन होगा तो वो लीनियर होगा। अगर उसमें माइनर सा भी कर्व है तो वो हमारे पास लीनियर नहीं होगा, वो किस में आ जाएगा? ट्रांसलेटरी में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में मार्कर है, मैं इसको ऐसे हिट करूँगी, सीधा ऊपर जाएगा और ऐसे ही नीचे आएगा, तो इस हमें इस मार्कर का मोशन क्या है? लीनियर मोशन है। तो अब यहाँ पे एक बुनियादी सा एक सवाल पैदा होता है, क्या हमारे पास हर लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होगा? यस, एब्सोल्युटली, हमारे पास हर लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होगा, लेकिन हर ट्रांसलेटरी लीनियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर में जस्ट बॉडी क्या करे बेटा? स्ट्रेट मूव करे, और जबकि ट्रांसलेटरी में बॉडी क्या करे? वो स्ट्रेट मूव भी करे और कर्व में भी मूव करे। तो इसी तरह इन दोनों मोशन का फ़र्क है कि हम कह सकते हैं कि हर लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी तो होगा, लेकिन हर ट्रांसलेटरी लीनियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेटरी में बॉडी कर्व भी मूव कर रहा है। तो इसी तरह फिर इसकी 2 एग्जांपल और है, सर्कुलर और रैंडम। अब ये हमारा इस वक्त टॉपिक नहीं है, इसको हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैंने लिखी ज़रूर है। नेक्स्ट आ जाए रोटेटरी मोशन, क्योंकि मोशन की पहली टाइप, सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप। अब आ जाए थर्ड टाइप, वाइब्रेटरी मोशन। अब बेटा ये भी हम 9th क्लास में पढ़ के आए। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अब इसी तरह बेटा वाइब्रेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है जिसे हम क्या कहते हैं? हार्मोनिक मोशन। डेफिनेटली 9th में जब मैंने पढ़ाया था तो यकीनन मैंने आपसे डिस्कस भी किया होगा, लेकिन 9th में अमूमन टीचर्स इसको डिस्कस नहीं करते, ना ही बताते हैं। तो अब ये नाम से हमने परेशान नहीं होना कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये कोई नई मोशन, नो। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन के 3 स्पेशल केसेस हैं, लीनियर, सर्कुलर, रैंडम, इसी तरह वाइब्रेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है जिसे हम क्या कहते हैं बेटे? हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट देयर मीन पोजिशन, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अब आ जाए हम हार्मोनिक मोशन पे। अब हार्मोनिक और वाइब्रेटरी मोशन में क्या फ़र्क है? अब हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए बेटे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। ये डेफिनेटली हमारी पंजाब की जो टेक्स्ट बुक है उसमें मौजूद नहीं है, तो ये आपने अपनी कॉपीज़ पे ज़रूर राइट करनी है, स्टिकी नोट्स के ज़रिए बुक्स के ऊपर लिख के मैंशन करें। द मोशन ऑफ अ बॉडी दैट रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन या हार्मोनिक मोशन, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, इसके 2 फर्दर मजीद नेम है। क्लियर होगी बेटा बात? अब ये बात समझने वाली है। अब हम इसको समझते हैं हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल को रूटीन लाइफ में। अब अगर हम अपनी ज़रा कायनात के ऊपर गौर करें, अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ दिन बनाए हैं। एक दिन कितने घंटे का है? 24 घंटे का। ठीक,
क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई एक दिन 23 घंटे का हो, कोई 25 घंटे का, कोई 26 घंटे का, कोई 27 घंटे का? इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा मुमकिन नहीं है। हर दिन ठीक 24 घंटे के बाद क्या हो जाएगा बेटे? चेंज हो जाएगा। तो अब जो ये रिपीटेशन ऑफ डेज है, ये क्या है बेटे? हमारे पास हार्मोनिक है, पीरियोडिक है। हार्मोनिक को हम पीरियोडिक भी कहते हैं। तो दिन की जो रिपीटेशन है बेटे, ये हमारे पास क्या है? हार्मोनिक है, पीरियोडिक है। यानी कि खुद ब खुद 24 घंटे बाद ऑटोमेटिकली दिन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास वीक में अल्लाह ताला ने कितने दिन रखे हैं? ओनली 7 डेज हैं। अच्छा, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक दिन जो है मंडे संडे को कहे जी मेरा मूड नहीं है, मैं 2 दिन बाद आऊँगा, वो वीक 9 डेज़ का हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि एक वीक 7 डेज़ का है तो 7 डेज़ का ही होगा, ना तो वो 6 डेज़ का होगा, ना तो 8, ना तो 9 डेज़ का। रिपीटिशन ऑफ वीक्स, ये भी क्या है बेटे? हमारे पास पीरियोडिक हैं, हार्मोनिक हैं। इसी तरह रिपीटिशन ऑफ ईयर, साल हमारे पास, एक साल में कितने मंथ हैं? 12 महीने हैं। कभी ऐसा मुमकिन हुआ कि साल 2019 या साल 2018 या आने वाला कोई एक साल 12, 13, 14 मंथ का हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर साल कितने मंथ का होगा? 12 महीने का ही होगा। इसे कहते हैं बेटे हम हार्मोनिक और पीरियोडिसिटी कहते हैं। अब हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल भी आपके सामने। अब सीसा, झूला, अब सिंपल से उसकी एग्जाम्पल है कि ये अगर सीसा है, ये 1 सेकंड में नीचे जा रहा है, 1 सेकंड में ऊपर आ रहा है, फिर ये वाला हिस्सा 1 सेकंड में नीचे जा रहा है, 1 सेकंड में ऊपर आ रहा है, तो ये मोशन बेटा क्या कहलाएगा? हमारे पास हार्मोनिक कहलाएगा। अगर इस शीशे का ये वाला हिस्सा 1 सेकंड में नीचे गया, 2 सेकंड में ऊपर आया, 3 सेकंड में नीचे गया, 4 सेकंड में ऊपर आया, तो बेटा ये वाला मोशन क्या कहलाएगा? वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। तो ये हार्मोनिक नहीं होगा। तो अब वाइब्रेटरी और हार्मोनिक मोशन का जो बुनियादी फ़र्क बेटा हमें ये पता लगा कि हार्मोनिक मोशन में हम जस्ट एक कंडीशन लगाते हैं। वो कंडीशन क्या है बेटे? टाइम की कंडीशन लगाते हैं। वो टाइम क्या है? द मोशन ऑफ अ बॉडी दैट रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी बॉडी का जो मोशन है वक्त के मसावी वक्फों में क्या हो बेटा? वो दोहरा है, यानी उसमें वक्त की तब्दीली मुमकिन ना हो। तो ये मोशन बेटे हमारे पास क्या कहलाता है? हार्मोनिक मोशन कहलाता है। इसी तरह क्लास 10 फिजिक्स का जो पहला यूनिट है, जिसे हम यूनिट नंबर 10 कहते हैं बेटा, वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब बेटा हमें ये बात अच्छी तरह समझ गई, सिंपल किसे कहते हैं, हार्मोनिक किसे कहते हैं और मोशन हम किसे कहते हैं। तो हमें डिटेल से डिस्कस कर लिया हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज़ है। अब नेक्स्ट बेटे हमारे पास आ जाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। पहला टॉपिक ही हमारे पास बोर्ड में अक्सर औकात लॉन्ग क्वेश्चन आता है। वो लॉन्ग क्वेश्चन भी बेटे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड आल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। अब हार्मोनिक मोशन की बेटे 3 एग्जाम्पल है। कौन कौन सी? मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल सिस्टम, मोशन ऑफ मैस अटैच स्प्रिंग सिस्टम। ये 3 एग्जाम्पल। तो बेटे जिसको हमने अंडरलाइन किया हुआ रेड कलर से, ये वाली थर्ड जो एग्जाम्पल है ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्दर 2 एग्जाम्पल बेटे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मोशन ऑफ बॉल एंड बॉल सिस्टम, मोशन एंड सिंपल पेंडुलम। तो अब बेटे हम हार्मोनिक मोशन की जो थर्ड एग्जाम्पल थी, मोशन ऑफ मैस अटैच स्प्रिंग सिस्टम, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तो थी बेटे हमारे पास हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। तो अब हमने वही क्वेश्चन की बात की कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये वाली डेफिनेशन है बेटे हार्मोनिक की डेफिनेशन, और ये वाली डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बुक में भी लिखी हुई है। In which simple harmonic motion, the acceleration of a body is directly proportional to the displacement and is directed toward the mean position। कि बॉडी का एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम न्यूटन सेकंड लॉ में अच्छी तरह पढ़ के हैं। भाई बॉडी में जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ही एक्सेलरेशन होगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है जो हमें यहाँ पे कंफ्यूज करे। तो बेटा फर्स्ट डेफिनेशन वही न्यूटन सेकंड लॉ, इन विच सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं? बराह रास्त मुतनासिब। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैंने इसको यहाँ से लिया, फोर्स लगाया, कम फोर्स लगाया, कम डिस्प्लेसमेंट, कम एक्सेलरेशन। अब मैंने फोर्स बढ़ा दिया, डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी बढ़ गया। तो ये वही चीज़ें हैं जो बेटे हम 9th क्लास में इन डिटेल डिस्कस करके हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली, ये परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब जो फर्दर है इसके अंदर, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, अब हमने इसको फर्दर जाके समझना है।
हमने क्या बात की थी कि हम इसकी तीसरी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बेटा आ जाए इस हमारे पास पहले नंबर पे क्या आ जाएगी इसकी डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सेकंड हेडिंग हम क्या देंगे बेटे स्टेटमेंट। वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल मास एज स्प्रिंग सिस्टम। The spring is stitched or compressed through a small distance x from its mean position। अब इस स्टेटमेंट को बेटे हम किसकी मदद से समझेंगे, डायग्राम की मदद से समझेंगे। जैसे हर बात की बेटे एक दलील होती है, तो इसी तरह स्टेटमेंट की दलील हमेशा क्या होगी, डायग्राम होगी। ये डायग्राम हमें ये बताएगी क्या हमने जो स्टेटमेंट लिखी है इसको प्रूफ करती है या नहीं करती। अब डायग्राम को देखें गौर से। हेडिंग नंबर 3 डायग्राम। ये हमारे पास 3 डायग्राम है A, B एंड C। ए डायग्राम को बेटे अगर गौर से देखा जाए तो हमें नज़र आएगा कि ये स्प्रिंग है, ये बॉडी का मैस है, ये एक सॉलिड रिजिड बॉडी है जिससे हमने इसको अटैच किया हुआ है। ये मूव नहीं कर सकता, जस्ट स्प्रिंग का एक हिस्सा मूव कर सकता है। इस मीन पोजीशन पर हमारे पास बेटे उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0 है। फिर आ जाते हैं हम डायग्राम बी में। हमने इस पर क्या अप्लाई कर दिया बेटे, इस मैस पे फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करके बेटे हमने इसको क्या किया, स्टिच किया, अपनी तरफ खींचा। जैसे हम लेके जाएंगे तो इस मैस ने स्मॉल क्या कवर किया, डिस्टेंस x कवर किया। डिस्टेंस है बेटे उसको किसी भी चीज़ से डोनेट किया जा सकता है। 10th क्लास में हम उसको किससे डोनेट कर रहे हैं, x से हम डोनेट कर रहे हैं। तो इस बॉडी ने क्या कवर कर लिया बेटे, माइनर सा डिस्टेंस कवर किया। देन ये कौन सी है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन में रखे हमने इस फोर्स को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। हमने इसको रिलीज किया तो इस बॉडी में क्या क्रिएट होगी बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या क्रिएट होगी बेटे, रीस्टोरिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स को क्या करेगी, दोबारा पुल करेगी। कहाँ पे, मीन पोजीशन की तरफ पुल करेगी। अब मीन पोजीशन पे आते आते बेटा क्या हो जाएगा, अब मीन पोजीशन पे इनर्शिया इसको यहाँ पे रुकने नहीं देगा। तो इनर्शिया इसको क्या करेगा, दोबारा हिट करेगा आगे और यहाँ से दोबारा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी मीन से एक्सट्रीम पोजीशन बी। यानी कि हमने मीन पोजीशन ओ से इसको स्टिच किया, एक्सट्रीम पोजीशन ए, और यहाँ पे जाके जैसे रिलीज किया तो एक्सट्रीम पोजीशन ए पर इसमें क्या क्रिएट होगी बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स ने इसको क्या किया बेटे, दोबारा पुल किया, खींचा। कहाँ की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ ओ। अब मीन पोजीशन ओ पे आके ये रुकना चाहता है, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ये यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा। ये कहाँ मूव कर जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन बी, और यहाँ पे स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। क्लियर होगी बेटे यहाँ तक बात। तो अब ये देखिए ये हमारी स्टेटमेंट और ये हेडिंग नंबर 3 हमारी डायग्राम होगी। अब बेटे रीस्टोरिंग फोर्स का एक वर्ड यहाँ पे यूज है। अब रीस्टोरिंग फोर्स किसे कहते हैं, अब यहाँ पे हमने मेंशन नहीं की, बुक में लिखी भी है। रीस्टोरिंग फोर्स pushing or pulling the object in performing the oscillatory motion is known as restoring force। यानी कि restoring force बेटा किसी बॉडी को पुश या पुल करती है और उसको परफॉर्म करवाती है oscillatory motion के लिए। अब यहाँ पे ये बात खास तौर पे ध्यान में रखनी है कि बेटे हमने इस स्प्रिंग पर उतना फोर्स अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, कि हमने इसकी इलास्टिक लिमिट को ब्रेक नहीं करना। अगर हमने फोर्स बढ़ाते बढ़ाते और डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते हुए हमने इस स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो डेफिनेटली बेटा एक्सट्रीम पोजीशन ए पर जाके रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब रीस्टोरिंग फोर्स 0 हो जाएगी तो बेटा ये दोबारा पुल नहीं होगा। तो हमने खास क्या रखना है इसको स्टिच करते हुए कि हमने इस स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट को ब्रेक नहीं करना। ये थी हमारे पास डायग्राम। अब हेडिंग नंबर 4 क्या है बेटे, हमारे पास डेरिवेशन है। अब डेरिवेशन क्या चीज़ है बेटे, डेरिवेशन समझना सिंपल ही है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमने बात की F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्स मीन डिस्प्लेसमेंट, F मीन फोर्स। सिंपल इज दैट। बट हम जितना फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी में उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। ये मार्कर है, यहाँ तक फोर्स लगा इतना डिस्प्ले, अब फोर्स बढ़ा दिया तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ गया। तो ये सिंपल इज दैट। हम 9th क्लास में ये चीज़ें फर्दर और डिटेल से डिस्कस करके हैं। F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करके हमेशा क्या लेते हैं, इक्वल और कांस्टेंट का साइन लेते हैं। इक्वल और कांस्टेंट क्या ले लिया हमने, साइन के ले लिया। वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास फ्रॉम मीन पोजीशन आ गया ओ से। क्लियर, ये देखें ये एक्स हम कहाँ से ले रहे हैं, ओ से, मीन पोजीशन से ले रहे हैं। एंड के इज द कांस्टेंट कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिफाइंड है। के क्या है बेटे, हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसे हम डिफाइन करना चाहें। अब के देखें एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ के नीचे आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। के इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा था, F इक्वल टू एम ए। तो F की जगह क्या पुट कर दिया बेटे हमने, एम ए। ये माइनस का साइन एज इट इज रहा।
हमने यहाँ से क्या प्रूफ करना है, ए फाइंड करना है। ए अगर हमने फाइंड करना है, एक्स डिवाइड हो रहा है ए के नीचे, के साथ जाके मल्टीप्लाई, एम इसके साथ मल्टीप्लाई, के नीचे आके डिवाइड हो गया। सब क्लियर। अब नेक्स्ट बेटे देखिए हमारे पास हम इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। अब इस पूरे केस में दो चीजें बेटा माइंड में रखनी है, वो कौन कौन सी। एक तो हमें ये बात अंडरस्टूड है कि k इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, और m यहाँ पे क्या है बेटे, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि 9th क्लास में हम ये बात अच्छी तरह पढ़ के आए हैं, मैस डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस, यानी कि बॉडी का मैस प्लेस के चेंज होने से चेंज नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल बॉडी का मैस मीन पोजीशन पर हमारे पास 100 ग्राम है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे भी क्या रहेगा बेटे, वो 100 ग्राम, और एक्सट्रीम पोजीशन ए से एक्सट्रीम पोजीशन बी पर भी उसका मैस क्या रहेगा, 100 ग्राम ही रहेगा। मैस डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। तो इस पूरे केस में बेटा हमें कितनी चीजें कांस्टेंट मिली, दो चीजें, एक तो के हमें कांस्टेंट मिला और दूसरा क्या मिला, हमें मैस कांस्टेंट मिला। तो जैसे हमने स्टार्ट में प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करके इक्वल और कांस्टेंट का साइन लिया था, तो क्या हम इक्वल और कांस्टेंट को चेंज करके या रिमूव करके, ये इक्वल और कांस्टेंट के ओवर एम ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट और इक्वल को दोबारा रिमूव करके हमने अगेन क्या ले लिया, प्रोपोर्शनल का साइन ले लिया, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये बेटे हमने इक्वेशन क्या कर ली, प्रूव कर ली। तो क्वेश्चन भी यही आता है कि लास्ट में हमने ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स साइन को क्या करना है बेटे, प्रूव करना है। अब लास्ट में जो हमारी बात रह गई थी कि इस डेफिनेशन का सेकंड पार्ट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, कि भाई बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीन पोजीशन के क्रॉस कैसे होता है। अब बेटा जरा गौर से देखें, हमने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, मीन पोजीशन ओ से ले गए एक्सट्रीम पोजीशन ए पर, तो बॉडी का मैस का खिंचाव कहाँ पर है, मीन पोजीशन की तरफ। अच्छा, जैसे मीन पोजीशन पर आके यहाँ पे रुकना चाहेगा, ड्यू टू इनर्शिया यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन। जब एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आने लगेगा तो इसका खिंचाव कहाँ होगा, दोबारा मीन पोजीशन ओ की तरफ। तो इसलिए बेटा इसका झुकाव हमेशा कहाँ होता है, मीन पोजीशन ओ की तरफ होगा। तो बेटा ये हमारे पास कितनी हेडिंग बन गई, हेडिंग नंबर 1 डेफिनेशन, हेडिंग नंबर 2 स्टेटमेंट, हेडिंग नंबर 3 डायग्राम, हेडिंग नंबर 4 डेरिवेशन, और हेडिंग नंबर 5 बेटे हमने क्या लेनी है, हमने एक्सप्लेनेशन की बनानी है। अब वो बुक से है, वो हमने एज इट इज़ वहाँ से क्या करनी है, उसको कॉपी करना है। तो बेटे अब ये बात समझने वाली, एक्सप्लेनेशन इसकी कैसे होगी कि ये जो मैस है ये मीन पोजीशन ओ पे कभी भी स्टॉप नहीं होगा, ये क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा अपनी मीन पोजीशन के अक्रॉस। अब ये बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर आके स्टॉप हो रहा है, लेकिन नहीं होगा, क्यों, ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या डिफाइन करते हैं, इनर्शिया इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच कैन रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट, रेस्ट और मोशन। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में जाना चाह रहा है तो भी रेजिस्टेंस होगी, अगर मोशन से रेस्ट में आना चाह रहा है तो भी रुकावट पैदा, उस रुकावट पैदा करने वाली प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटे, इनर्शिया कहते हैं। तो इसी तरह ये मोशन में है, मोशन से ये एक्सट्रीम पोजीशन ए से एक्सट्रीम मीन पोजीशन ओ पर रेस्ट में आना चाह रहा है, तो रेस्ट में नहीं आने देगा, इसकी रुकावट पैदा करेगा, इसको दोबारा पुश करेगा, कहाँ जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन बी पर। एक्सट्रीम पोजीशन बी पर जैसे आएगा तो इसमें क्या चीज़ मैक्सिमम हो जाएगी, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या होती है बेटे, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम से जैसे मीन पर आते हैं कम होते होते जीरो हो जाती है, और यहाँ पे इनर्शिया मैक्सिमम हो जाता है, इनर्शिया की वजह से इसको दोबारा हिट मिलेगी, कहाँ जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन बी पर आ जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन बी पर अगेन रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, उस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा कहाँ ये पुल करेगा, मीन पोजीशन ओ की तरफ, और मीन पोजीशन ओ पे रुकेगा नहीं ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया इसको मूव करवाता रहेगा। और इसी तरह ये वाला जो मैस अटैच स्प्रिंग सिस्टम है बेटे, इन विच हार्मोनिक मोशन क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास यहाँ पे 1 सेकंड में जा रहा है तो यहाँ पे 2 सेकंड में, नो, इसका जो मोशन होगा वक्त के मसावी वक्फों में अपना मोशन क्या करेगा बेटे, रिपीट करता रहेगा। ये था बेटा आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर। थैंक यू सो मच।